क्या होते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इनके कोई और नाम होते हैं? किसी को पता है लैंथेनाइड्स का कोई और नाम हो? इनर शेल और आउटर शेल। नहीं, इनर और आउटर तो नहीं। मैम रेयर अर्थ मेटल। मैम बिल्कुल, एफ रेयर ब्लॉक अर्थ मेटल, एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, बिल्कुल दोनों सही नाम है। रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है इन्हें, और एफ ब्लॉक भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। मोहम्मद अवैस सलीम ने भी जवाब दिया है। तो इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें, तो पीरियोडिक टेबल में हमें बहुत सीक्वेंस नजर आता है, कुछ ब्लॉक्स नजर आते हैं, इन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक। ये पिंक वाला हमारे पास डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, राइट। अच्छा, सिक्स ग्रुप में जब सीजियम और बेरियम के बाद यानी 55 और 56 के बाद अचानक से 72 आ जाता है। इसी तरीके से सेवेंथ ग्रुप में 87 और 88 के बाद अचानक से 104 आ जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर यानी 57 से लेकर 71 तक और 89 से लेकर 103 तक कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इनको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत लंबा सा पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए और थोड़ा प्रेजेंटेबल करने के लिए एफ ब्लॉक को नीचे शो कर दिया जाता है। अच्छा, इस लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक और एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको क्यों कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एफ इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे इन्वॉल्व हो जाता है? देखिए, अगर सीजियम और बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या है? अगर हम यहाँ देखें तो ये एक्चुअली ये 4D है, ये 5p है, 5p 6 तक जीनोन की होगी, 5p 6, और फिर उसके बाद 6s1 6s2। 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए वो हमें पता लगेगा आउटवर्ड प्रिंसिपल से, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कि 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में जाता है। ठीक है। तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं, ये जितने भी 14 आगे के एलिमेंट्स हैं हमने इनको कहा है कि दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो 4f 5d की इन्वॉल्वमेंट होगी जो लेंथेनाइड्स है उसमें। इसी तरीके से अगर आप दोबारा देखें तो यहाँ पर फ्रेंसियम और रेडियम के बाद यानी 87 और 88 के बाद 7s1 7s2, और इससे पहले क्या है? रेडॉन। ठीक। 7s1 और 7s2 के बाद हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या होगी? 7s2 के बाद 5f एंड 6d। इसका मतलब लेंथेनाइड्स में 4f और 5d इन्वॉल्व होगा, और एक्टेनाइड्स में 5f और 6d इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं ये क्योंकि लेंथेनम से शुरू है इसलिए हम इनको लेंथेनाइड्स कहते हैं और इनको हम एक्टेनाइड्स कहते हैं। ओके, ये है लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स, उनके सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देख रहे होंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ब्रैकेट में ऐसे करके जीनोन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इससे पहले की कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनोन की तरह है बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है कि इससे पहले की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल जीनोन की तरह है। और जीनोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वो ये है। ठीक है ना, अभी हमने बताया था 5p6 तक है, राइट। तो यहाँ तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है 5p6 तक वो जीनोन की है। उसके बाद हमने कहा 6s आ जाएगा, और उसके बाद जो मजीद इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो थोड़ी परेशानी है, वो ये कि लेंथेनम में जो 57th इलेक्ट्रॉन है वो 4f में नहीं गया बल्कि 5d में गया है। वैसे अकॉर्डिंग टू n+l रूल इसे किस में जाना चाहिए? n+l रूल क्या होता है? वॉइस नहीं आ रही है। क्या किया जाए?
क्या सब लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है। ओके, मिस 2 आ लोगों को रही नहीं आ हूँ। रही। ओके, आयशा को नहीं आ रही। बेटा आपका ना नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, इस वजह से आयशा और इकरा 2 लोगों को आवाज नहीं आ रही है। तो प्लीज अपने कनेक्शन को थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, हो सकता है कि आवाज आपको आ जाए। ओके, मैंने पूछा था n+l रूल क्या होता है और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, 4f में जाना चाहिए या 5d में जाना चाहिए? 4f में जाना चाहिए। होता क्या है n+l रूल? मैम n+l रूल में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल n की वैल्यू सेम है तो जिसकी l की वैल्यू कम होगी उसमें जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर तो 4f की n की वैल्यू भी कम है, तो इसको तो यहाँ जाना ही चाहिए, ठीक है ना। 4f मैम आवाज नहीं आ रही। मैम your voice not coming. आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अब आवाज नहीं आ रही आपकी। मिस फिगर भी में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहाँ जा रहा है? ये 5d में जा रहा है। इसकी वजह ही रहती है। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो d1 में d में 5d में चला जाता है। तो हम कहेंगे कि जो लेंथेनम है उसकी उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो d1 में चली जाएगी। सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो d1 में चला जाएगा। मिस वापस बताएं, आपकी यहाँ पे आवाज ड्रॉप हो गई थी। ओके, दोबारा बता देते हैं। हमने ये कहा आपसे कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसे अकॉर्डिंग टू रूल 4f में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि 4f की एनर्जी और 5d की एनर्जी तकरीबन सिमिलर होती है और 4f में इलेक्ट्रॉन आने के बाद 4f अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f में नहीं जाता बल्कि 5d में जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आता है, होना तो यही है ना कि f ब्लॉक एलिमेंट्स है तो f में ही इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। तो अब आप देखें, सीरियम में भी दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रीसिडाइमियम में, नियोडाइमियम में फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोमीथियम में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, समैरियम में सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और यूरोपियम तक 7 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। लेंथेनम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th इलेक्ट्रॉन तक इन सब में सीरियम से लेके यूरोपियम तक बहुत सही कॉन्फ़िगरेशन रही। अब हम सबको पता है कि एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर इसकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है यूरोपियम की? क्योंकि एफ फुलफिल है और एस भी। एफ फुलफिल्ड नहीं है, एफ हाफ फुलफिल्ड फिल्ड नहीं है। है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है, बहुत स्टेबल है, 4f7 स्टेबल है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप देखें तो गैडोलिनियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अब f में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? इसलिए कि f जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल है। तो वो जो 8th इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया? d में चला गया। लेकिन जो 9th इलेक्ट्रॉन था वापस टर्बियम में, 9th इलेक्ट्रॉन 10, 11, 12, 13, 14 तक ये सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से f में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी हमें डिस्टर्बेंस मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, लेकिन सिर्फ ये याद करने की बात नहीं है, याद नहीं करनी है ऑफ कोर्स आपको। ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक बताने के लिए है कि एफ में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 4f और 5d की जो एनर्जी होती है वो तकरीबन सेम होती है। और जाहिर सी बात है कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी एनर्जी को रिटेन रखने के लिए, जो जहां वो उनको लगती है कि ओके स्टेबल है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन को एंटरटेन नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? 5d में। जब 4f0 था तब भी 5d में चला गया, जब 4f7 था तब भी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो 5d में चला गया, ठीक है। इनके नाम एक दफा देख लेते हैं हम, क्योंकि हम इन्हें बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, तो इनको एक दफा हम पढ़ लेते हैं। दैट इज लेंथेनम, सीरियम, प्रीसियोडाइमियम,
नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यूटर्बियम, ल्यूटीशियम। राइट, तो ये थे लैंथेनाइड्स। और एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देख लीजिए आप। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग हैं? इसमें है एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम जिसको आप अच्छे से जानते हैं, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जो हमने नोबेल गैस ली है वो ली है रेडॉन, उससे पहले वाली थी जीनॉन। और रेडॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है, यानी 6p6 तक। और उसके बाद किसने आना है? 7s2, 5f एंड 6d। यहाँ पर भी हमें ये प्रॉब्लम मिलेगी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो f में नहीं जाएगा बल्कि d में चला जाएगा, बल्कि यहाँ तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी d में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा मेन टास्क नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि इनके f और इनके रिस्पेक्टिव d के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। थोड़ा डिस्कस करते हैं लैंथेनाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। लैंथेनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने अभी आपको बताया कि उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। 4f इन्वॉल्व है, 5d इन्वॉल्व है और 6s इन्वॉल्व है। ये रिएक्टिव होते हैं, मेटल्स होते हैं, इनमें लस्टर होता है, सिल्वर कलर के तकरीबन ये मेटल्स होते हैं। जो लैंथेनाइड्स हैं इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन +3 इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अच्छा, लैंथेनाइड्स की बात यह है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत मिलती जुलती होती हैं। यही वजह है कि इन्हें सेपरेट करना, अगर जैसे कोई मिक्सचर है लैंथेनाइड्स का, तो इनको अलहदा करना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी सिमिलर होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लैंथेनाइड्स की। अच्छा, ये Ln किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है। Ln ये मैंने लैंथेनाइड्स को रिप्रेजेंट किया है। अब इस Ln की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जितने भी लैंथेनाइड्स है, La यानी लैंथेनम भी हो सकता है, प्रिसियोडाइमियम भी हो सकता है, ठीक है, नियोडाइमियम भी हो सकता है, जो भी हो लैंथेनाइड से किसी भी एलिमेंट को यहाँ लिखा जा सकता है इस Ln की जगह में, ठीक। अच्छा, लैंथेनाइड जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनना चाहिए? किसी के जहन में कोई आ रहा है प्रोडक्ट? मैम हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और मैम हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और कोई भी लैंथेनम है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाँ, तो लैंथेनाइड का क्लोराइड बन जाएगा। यस मैम। है ना? अच्छा, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? LnCl या LnCl2 या LnCl3? Cl3। क्यों? क्योंकि अभी आपने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी +3 में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा लैंथेनम का क्लोराइड, ठीक है। कोई भी जो लैंथेनाइड्स हैं उनका क्लोराइड बनेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि लैंथेनाइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। अच्छा, ये रिएक्शन किस टाइप का है? कोई एसिड बेस्ड रिएक्शन है ये? किस किस्म का रिएक्शन है ये? रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी सबको भी यही लग रहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है? यस मैम। ओके, गुड। तो किसकी रिडक्शन हो रही है यहाँ पर और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है और हाइड्रोजन जो है वो प्लस से न्यूट्रल हो रहा है, जीरो जा रहा है जी, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है।
नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, उसमें रिडक्शन हो रही है, +1 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रही है उसमें, सॉरी रिड्यूस सॉरी, हो हाँ गया। रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ओके। और लेंथेनाइड्स जो हैं वो 0 से +3 में। +3 में जा रहे हैं, वेरी गुड। तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, वेरी गुड। अच्छा, आप दूसरा रिएक्शन देखें। लेंथेनाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनना चाहिए? मैम बेस बननी चाहिए। ठीक है, बनाइए। लेंथेनाइड्स OH3। बिल्कुल सही बात है, लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड बनेंगे, और जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि लेंथेनाइड्स जो है वो +3 में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला रिएक्शन देखें। अच्छा, ये ऊपर वाला रिएक्शन किस किस्म का रिएक्शन है? ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये क्या है? ये सेकंड वाला रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स है मैम। बिल्कुल सही है, ये भी रिडॉक्स है। ओके, अब थर्ड की तरफ आ जाइए। लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बनना चाहिए? आमतौर पर क्या होता है जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। मेटल का बिल्कुल, हम यहाँ पे भी ऑक्साइड बनाएंगे। कोई फॉर्मूला बताएगा कि लेंथेनाइड्स की ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? LN2O3 LN4O3 2LNO3 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 LN2O3 LN2O3 सॉरी। सही, LN2O3, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन है स्टेट है वो -2 है और लेंथेनाइड्स की 3 है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज LN2O3। वेरी गुड। इसी तरीके से क्योंकि लेंथेनाइड्स जो है वो +3 में चले जाते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर ये 0 है, -3 ही बनता है, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेंथेनाइड्स के साथ नाइट्रोजन यूं ही अटैच हो जाएगा। नहीं, NO3 नहीं बनेगा, जस्ट नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और फिर जो ये प्रोडक्ट है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अमोनिया रिलीज होगी यहाँ पर। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोक्साइड्स ही बनने चाहिए। दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स। अब हम थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक्टिनाइड्स की। एक्टिनाइड्स में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं? 5f, 6d एंड 7s। ठीक, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती है +2 से +7 तक। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इनके सारे एक्टिनाइड्स की जो कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं होती। ठीक है, किसी की +3 भी हो सकती है, लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक वेरी करती है। किसी की +7 भी स्टेबल होती है, किसी की +2 भी और किसी की +3 भी। ओके, ये सारे ही मेटालिक ऑफ कोर्स होते हैं, इनमें मेटालिक लस्टर भी होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं ये। और इनकी खास बात क्या है वो ये कि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, और इतने, इनको हम कहते हैं भी रेयर अर्थ मेटल्स है ना, तो ये इतने ज्यादा नहीं पाए जाते। क्या कहना चाहिए कि ये एनवायरनमेंट में इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होती। ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं और इनको आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज किया जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये बहुत अनस्टेबल होते हैं और इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 83 से ज्यादा होता है। जिसका भी एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है उनकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं रहती, वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो रिएक्टिव हो जाते हैं। क्या करने लगते हैं? वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि वो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स भी रिलीज करते हैं। और इनके रेडियो एक्टिव होने की वजह क्या है? उनकी वजह से ये इनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए एक्टिनाइड्स की। यूरेनियम अल्फा पार्टिकल रिलीज करके थोरियम में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि
सिंपल रिएक्शन नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन है जिसमें अल्फा पार्टिकल जो है वो रिलीज हो रहे हैं। इसी तरीके से ये बीटा डीके हो रहा है। ये सब जो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ये सारे क्या हो रहे हैं? ये बीटा डीके के बाद, अच्छा बीटा डीके में होता क्या है, किसी को कोई आइडिया? मैम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता नहीं। पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन रिलीज होते हैं मैम। वाओ, बिल्कुल सही। और उसमें होता ये है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यूरेनियम में अगर देखें तो जो रेशियो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बहुत ही आउट किस्म का है, ठीक है ना। यानी प्रोटॉन के मुकाबले में न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो इसमें इसके अनस्टेबल होने की वजह यही है कि उनके दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेस, जैसे पता है न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो वो इतनी बाइंडिंग उनकी ज्यादा होती नहीं है, प्रॉपर नहीं हो पाती, अनस्टेबल होते हैं। तो क्या होता है कि वो जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखें तो सही, न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से क्या हुआ? यूरेनियम नेपच्यूनियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बीटा डीके में एक्चुअली क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इनमें गैमा रेस का भी डीके होता है। अच्छा, गैमा रेस से ऑफ कोर्स कोई फर्क तो नहीं पड़ता इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, लेकिन बहरहाल ये एनर्जीज हैं जिनकी वजह से इनका डीके होता है। कभी ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट से ये डीके होता है और कभी ऑटोमेटिकली भी ये डीके हो सकता है। तो एक्टिनाइड्स क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स का डीके जो है वो बताया। यहां तक ठीक है? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स? यस सर। यस मैम। ओके, अच्छा जनाब, अब हम आगे चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि लैंथेनाइड से रिलेटेड है और इसका नाम है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन क्या कहती है? एक्चुअली होता ये है कि जब कभी भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस, आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? मैम डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, हमेशा ही ऐसा होता है। हर मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप में ऐसा ही होता है, हर पीरियड में ऐसा ही होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। लेकिन लैंथेनाइड्स में क्या होता है कि ये जो डिक्रीज होता है वो ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड है। जितना हम समझ रहे हैं कि होना चाहिए उससे भी काफी ज्यादा होता है। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, एटॉमिक रेडियस का कम होना डिपेंड ही करता है शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। पहले तो ये देख ले शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। किसी को पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इस डायग्राम को देख के कोई समझाए? क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? मैम बाइंडिंग एनर्जी होती है ना? नहीं नहीं, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती। बाइंडिंग एनर्जी की बात तो मैं उस वक्त करूंगी जहां मैंने अभी आपको बताया था ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी छोटी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स एक साथ रह रहे हैं तो उनको रहने के लिए बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो बाइंडिंग एनर्जी जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी के अंदर इतनी ताकत नहीं रह जाती, इतनी नहीं रह पाती बाइंडिंग एनर्जी कि वो सारे प्रोटॉन को होल्ड कर सके। यही वजह है कि वो डीकेज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो रिलेटेड है इस चीज से, दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये इनर इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ठीक है, और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं और जिस वक्त ये अट्रैक्ट होते हैं तो जब आउटर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट होगा, रेडियस उतना कम होता चला जाएगा। हम कहते हैं ना लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि न्यूक्लियस मुसलसल ताकतवर होता चला जा रहा है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, शेल वही का वही है, उसी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, राइट। तो उस इलेक्ट्रॉन को वो आराम से, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को
हर आने वाले प्रोटॉन के साथ ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। यही वजह है कि इसका जो रेडियस ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो रेडियस जो है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन इन सारे मसलों में एक काम और भी हो रहा होता है, वो ये इनर इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ये इनर इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की वजह से करीब तो आते हैं, लेकिन बस एक हद तक आ सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन भी तो हो रही है, ठीक है। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्जन है उसकी वजह से जो इसको कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है। शील्ड करने का क्या मतलब है कि ये इसको इस न्यूक्लियस से उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा। अभी मैंने आपसे कहा कि एफ की जो शील्डिंग होती है वो बहुत पुअर होती है। वजह क्या है एफ की शील्डिंग पुअर होने की? एफ की जो शक्ल होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, काफी बड़ा सा है ये ऑर्बिटल, ठीक। अच्छा, इसमें एक तो ये कि उसकी 7 ओरिएंटेशन होती है स्पेस में। दूसरी बात ये कि इसमें 3 नोडल प्लेन होती है। जैसे डी में 2 होती हैं, पी में 1 होती है, एस में तो होती ही नहीं है, होता ही नहीं है नोडल, वो तो स्फेरिकल होता है। इसमें 3 नोडल प्लेन होती हैं जिसकी वजह से ये काफी बड़ा सा ऑर्बिटल है, राइट। अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाती कि वो शील्ड कर सके आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। अब आउटर इलेक्ट्रॉन्स कौन है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। लेट सपोज ये हैं एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। समझे ये मेरे 4f के ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 का d है और ये 6 का s है, ठीक है। ये आउटर है ना, 6s तो सबसे आउटर है। अच्छा, अब करना ये है कि इस प्रोटॉन को, इस न्यूक्लियस के प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरह पुल करना है, राइट। तो ये जितना ज्यादा पुल होंगे जाहिर सी बात है रेडियस उतना कम होता चला जाएगा। अगर ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता, अच्छा वाला होता, ठीक है, तो क्या होता है ये एक प्रॉपरली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते और इनका जो रेडियस है वो कम नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होता। लेकिन क्योंकि एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत पुअर है तो ये इतना ज्यादा शील्ड कर ही नहीं पा रहे हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को रोक ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन क्योंकि इनका शील्डिंग इफेक्ट कम है, इस वजह से क्या होगा कि इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं ये बहुत आसानी के साथ न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, हो क्या रहा है? हमने अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो हमने देखा था कि एफ में मुसलसल इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा था, है ना। एफ में मुसलसल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे, ओ सॉरी, एफ में मुसलसल प्रोटॉन ऐड हो रहे थे, सॉरी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं और एफ में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो एफ में मुसलसल इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रोटॉन भी तो ऐड हो रहे होंगे ना न्यूक्लियस में, ठीक है। अच्छा, अब एफ में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है एफ का, ठीक है। तो एफ में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड हर एक में यानी ऊपर से नीचे आते हुए हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है। तो न्यूक्लियस तो मुसलसल ताकतवर होता चला जा रहा है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर का पुअर, राइट। तो जब ये न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होता चला जा रहा है तो वो क्या करेगा? आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। उस ग्रेटर अट्रैक्शन की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज उससे ज्यादा होगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाले एफ ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इन प्रोटॉन्स के ऐड होने की वजह से जो इनकी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन यानी 6x इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है वो बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि लेफ्ट टू राइट हमें ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड डिक्रीज एटॉमिक रेडियस में मिलता है। एक बात और समझने की है और वो ये कि सबसे ज्यादा जो अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एस ऑर्बिटल में होता है। और उसकी वजह क्या है? वो स्फेरिकल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो बहुत प्रॉपर होती है। फिर उससे जो कम हमें शील्डिंग इफेक्ट मिलता है वो पी में होता है। मैंने अभी आपको बताया पी में 1 नोडल प्लेन होता है, उससे कम शील्डिंग इफेक्ट डी का होता है। डी में 2 नोडल प्लेन होते हैं और सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ का होता है जिसमें 3 नोडल प्लेन होती है। अच्छा, अब इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हमारी समझ में अगर आ गया है तो अब हम ये देखते हैं कि इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे पीरियोडिक टेबल पे क्या असर पड़ा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गया है और क्यों हो रहा है ये भी समझ आ गया? यस मैम। यस मैम।
ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से बाकी की पीरियोडिक टेबल पे क्या असर पड़ा। ये एटॉमिक रेडियस हैं कुछ एलिमेंट्स के, थोड़ा सा ये विजिबल नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है। अच्छा, फोर्थ ग्रुप में से फिफ्थ ग्रुप में आते वक्त अगर हम देखें तो यकीनन एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये 132, ठीक है, ये 132, ये 146 एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होता है, क्यों होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, शेल इंक्रीज हो गया भाई। यहाँ पर जो है ये फोर्थ शेल था, यहाँ पर फिफ्थ शेल भी आ गया ना, तो शेल इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन करूं तो मुझे इतना ज्यादा जो है वो डिफरेंस नजर नहीं आता। आप देखें ये 126 से 142 हो गया, बढ़ गया। लेकिन जब मैं रोडियम से इरिडियम की तरफ आ रही हूँ तो शेल तो इंक्रीज हो गया, लेकिन अगर आप एटॉमिक रेडियस देखें तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। दैट इज 142 से 141, बजाय कम ज्यादा होने के थोड़ा सा कम ही हो गया। ये 146 से 144, 147 से 156, 151 बढ़ा तो है लेकिन इतना नहीं। तो ये क्या वजह है? इनके दरमियान इतना डिफरेंस क्यों नहीं है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। वो उस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है एक्चुअली ये, कि यहाँ से जब हम चले थे तो हमने कहा कि एफ में क्योंकि पुअर शील्डिंग थी इस वजह से इनका जो रेडियस था वो कम हो गया था, और वही कम रेडियस लेते हुए हम यहाँ आ गए, है ना। यूं ही आए थे ना, लेंथेनम सीरियम से लेकर यूं यूटर्बियम से लेकर फिर हम यहाँ तक आए थे ल्यूटीशियम तक। तो यहाँ तक में भी एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो ये जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम हुआ था हमारा एटॉमिक रेडियस, वही चीज आगे भी चली है और उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनका जो अगर आप देखें तो एटॉमिक रेडियस तकरीबन सेम है। 175, 175, 164, 170, 154, 162, 147, यानी थोड़ा बहुत बड़ा भी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, और कहीं कहीं पर तो बहुत ही निग्लेजिबल डिफरेंस है और कहीं पर तो कम हो गया है। अच्छा, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि अब जिरकोनियम और हैफनियम की जो प्रॉपर्टीज हुई वो तकरीबन सेम हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज तो चलो ग्रुप सेम होने की वजह से सेम ही होनी थी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो गई। और उसकी वजह क्या थी कि इनका एटॉमिक रेडियस भी सेम हो गया। और उसकी वजह क्या चल रही है पीछे से? दैट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन था जिसकी वजह से हमें ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स और सिक्स ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, बल्कि यहाँ तो उल्टा ही हो गया, 144 से 132 हो गया। ओके, क्लियर है ये सारी बातें? यस मैम। मैम एक सवाल है। जी जी पूछिए। मैम फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जैसे 4 ऑर्बिटल्स हैं या 4 लेवल्स हैं, ठीक है, और एक में 5 लेवल्स हैं, ठीक है। अगर देखिए हमने ये पढ़ा है इंटर से कि जिसमें 4 लेवल्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें 5 होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो यहाँ पे मैं जो कि कंट्रैक्शन की वजह से इसकी एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है वो कम होगी या ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है वो तो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अब अगर रेडियस कम हो जाएगा, अगर रेडियस कम हो जाएगा, बात क्यों है ऐसा ना, आउटर मोस्ट से निकालना शेल के इंक्रीज होने से वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो न्यूक्लियस से दूर हो गया। लेकिन अगर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो नहीं दूर हुआ तो इसका मतलब तो ये हुआ ना साइज कम हो गया। जब साइज कम हो गया तो इसका मतलब न्यूक्लियस के करीब आ गया। जब न्यूक्लियस के करीब आ गया तो आउटर मोस्ट को निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब डी ऑर्बिटल से मैम इनकी एनर्जी ज्यादा होती है? देखो पर्टिकुलरली तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर एक वन बाय वन किसी एक केस को लेके चलेंगे तो यकीनन हम इस चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि हर जगह सेम नहीं है। देखिए ना, ये 175 से 175 है, लेकिन ये 147 से थोड़ा बढ़ गया है। यहाँ पर 145 से 136 हो गया और कम हो गया। तो हर जगह पे चीज सेम नहीं है, लेकिन बहरहाल सिर्फ बताने की बात ये है कि इसके मुकाबले में इसका जो जितना डिफरेंस है, ठीक है ना, जितना डिफरेंस हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में मिलता है रेडियस का, वो हमें सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में नहीं मिलता। ठीक है, और उसकी वजह है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और यही वजह है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तकरीबन सेम हो जाती हैं। ठीक है मैम। ओके, दिस इज, हाँ जी
ये जो फॉर एग्जांपल बोहर साइंटिस्ट था या कोई और साइंटिस्ट है, उन्होंने एनर्जी लेवल के दरमियान में एक हमें एनर्जी कैलकुलेट करके दी है। यहाँ कैलकुलेट करके दी है कि ये फिक्स एनर्जी होती है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन को अपर शेल में मूव करवाती है, तो यहाँ पे मैम कम होगी, तो ऐसे हो सकता है क्या? तो फिर वो तो कैलकुलेशन गलत हो गई ना? नहीं, वो कैलकुलेशन में हम जो चीजें लिखते हैं, मतलब जो ऑर्बिटल्स की बातें लिखते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ n की वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी? एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, लेकिन एक शेल है जो कि यानी एक शेल और दूसरे शेल के दरमियान में डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है? तो अगर वो डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी भी हमें यानी कम लगेगी। देखिए, ऐसे ही ना? ये तो आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं, ये जो आप बोर की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, उसने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है या क्वांटम जब इन्वॉल्व हो गई है तो उसके बाद से चीजें काफी में रेवोल्यूशन आ गया है, ठीक है ना? अब हर चीज उस तरीके से नहीं होती जिस तरह हम क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल केमिस्ट्री लेके चलते हैं, हर चीज वैसी नहीं है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब हम बोर की बात नहीं करते, अब हम श्रोडिंगर की बात करते हैं, मैम अब हम वेव आजकल इक्वेशन की बात करते हैं। एक जर्नल में मैंने पढ़ा था कि श्रोडिंगर की इक्वेशन को बहुत से साइंटिस्ट अभी इस वक्त यानी तस्लीम ही नहीं करते। अच्छा, चले, वो न्यूयॉर्क तो टाइम्स साइंस में चलता रहता है। साइंस में तो ऐसे चलता रहता है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बातों को तस्लीम नहीं करते और उसके बाद जो है वो कोई नई थ्योरीज आती हैं, तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, ओके, दैट इज ऑल अबाउट लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी जी, अमीर हुसैन। मैम शुरू के 5 स्लाइड्स दोबारा रिपीट कर दीजिए। शुरू की 5 स्लाइड दोबारा रिपीट कर दूं? ओके, शुरू में हमने आपको ये बताया था कि हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आज पढ़ेंगे, और इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं और इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इनमें एफ ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट है। एफ ब्लॉक कहाँ से आएंगे? आपने देखा होगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो इन जगह पर 56 के बाद 72 आ जाता है, जो कि थोड़ी सी एम्बिगिटी है कि ओके बाकी के एलिमेंट्स कहाँ हैं। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो एफ ब्लॉक में शामिल होते हैं, दैट इज लेंथेनाइड सीरीज। इसी तरीके से 88 के बाद 89 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि उनमें एफ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। एफ ब्लॉक कहाँ से आया है? अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देखेंगे कि ये है 5p6, 6s2 के बाद ये 4f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी तरीके से 7s2 के बाद 5f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना? 6s के बाद 4f में जाएंगे और 7s के बाद 5f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद मैंने जस्ट ये आपको बताए थे कि लेंथेनाइड्स के नाम बताए थे कि कौन कौन से लेंथेनाइड्स होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। मैंने यहाँ पर ये बताया था कि एफ में क्यू के 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, 7 ओरिएंटेशंस होती हैं इसकी स्पेस में, तो इसलिए इसका जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, जो इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और जो इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है वो बहुत स्टेबल होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अनस्टेबल नहीं होता। तो जब वो अनस्टेबल नहीं होगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है, ठीक है? तो हमें यहाँ लेंथेनम में और यहाँ गैडोलिनियम में ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मिलती है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन आगे वाले ऑर्बिटल में चला गया जहां से नहीं जाना चाहिए। सॉरी, ठीक है। वजह क्या है कि 4f0 बहुत स्टेबल है, 4f7 स्टेबल है। यहाँ देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से फिल हुए हैं, लेकिन जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ जाता है? अब वो इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में चला जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने एक्टिनियम की बात की थी, एक्टिनाइड सीरीज की हमने बात की थी, और एक्टिनाइड्स में भी हमने कहा था कि वहां पर जो रेडॉन है वहां तक की हम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। अच्छा, पीछे हमने ली थी जीनोन तक की कॉन्फ़िगरेशन, और एक्टिनाइड्स में हमने ली है रेडॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और इसमें भी
डिस्टर्बेंस हमें मिलती है जिस वक्त ये स्टेबल के पास होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं या फुल फिल्ड होते हैं या एम्प्टी होते हैं, उस वक्त हमें यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस मिलती है। लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक, फिर मैंने लेंथेनाइड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बनाई थी, लेकिन ये स्लाइड नंबर 6 है और आपने 5 स्लाइड्स का कहा था, तो इज इट ओके? यस मैम, थैंक यू। ओके मैम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाली स्लाइड पे दिखा दें। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाली स्लाइड पे दिखा दें। स्क्रीनशॉट लेना है या समझना है? मैम स्क्रीनशॉट हम लेंगे। बताते हैं। ले लें। मैम मैम ये एग्जाम्स में किस तरह से देंगी? पता नहीं, सीक्रेट। मैम एक सवाल है। मैम थोड़ी सी हिंट दे दें। पहले सवाल ले लेते हैं जी, ये भी देख लीजिएगा, सभी अगर था तो स्क्रीनशॉट। जी बेटे। मैम एक जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक्टिनाइड्स जो हैं वो टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ज्यादा होते हैं बनिस्बत लेंथेनाइड्स के, उसको एक्सप्लेन करें और उसका एग्जांपल दें। तो इसको थोड़ा क्या दोबारा कहिएगा, सॉरी। मैम जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स यानी टेंडेंसी उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ज्यादा होती है बनिस्बत लेंथेनाइड्स के, इसको एक्सप्लेन करें और एग्जांपल दें। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? मैम कमीशन का एक सवाल था। अल्लाह हू अकबर, मैं कमीशन का एग्जाम बिल्कुल नहीं लेने वाली। मैम देखिए ये मैं बताती हूँ, ये जितने भी मेटल्स होते हैं, ये सारे के सारे ही ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और जिस तरह ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड्स भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, एक्टिनाइड्स भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, दोनों बनाते हैं जी, लेकिन एक्टिनाइड्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मतलब ये तो जरा मुश्किल काम है एक्टिनाइड्स को हैंडल करना, क्योंकि ये इतने रेडियो एक्टिव होते हैं। आई डोंट नो कि किस तरीके से इनको हैंडल किया जाता है। जो चीज रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होती है उनके साथ काम करना निस्बतन ज्यादा इजी होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि लेंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होते होंगे एज कम्पेयर टू एक्टिनाइड्स। ठीक है मैम। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कमीशन के एग्जाम में लिखा हुआ है कि मैम कमीशन, वहां पे एग्जाम में एक सवाल है कि एक्टिनाइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनाइड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नहीं, सॉरी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के बता दूंगी आपको, लेकिन ये चीज मेरी नजर से नहीं गुजरी कि एक्टिनाइड्स जो है वो क्यों ज्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सोचने की कोशिश करती हूँ, यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह बात होगी। वैसे आप पास पेपर शेयर नहीं करेंगी? पास्ट पेपर्स वैसे एक जैसे सैंपल के लिए पेपर में क्वेश्चन किस तरह से होगी? देखिए, पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरा कोर्स है उसको आपने देखा होगा कि उसमें रट्टा नहीं है। जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब समझने के लिए हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो हमने डिस्कशन की थी, बताते जाइए मुझे कि क्या क्या था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। मैं अपनी लेक्चर फाइल खोलती हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और वहां मैंने आपको बताई थी माइक्रो स्टेट्स बनाना। ठीक है, तो हो सकता है कि माइक्रो स्टेट्स बनाने के लिए मैं आपको दे दूंगी सीबीडी सिस्टम की। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। ठीक है, तो आप वो भी पूछा जा सकता है कि इस सिस्टम की नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बता दीजिए। फिर उसके बाद हमने आपको कुछ सिलेक्शन रूल्स बताए थे, याद नहीं करने हैं लेकिन जहन में होने चाहिए कि अलाउड ट्रांजिशंस कौन सी होती हैं और फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन सी होती हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको होल फॉर्मुलेशन का, और आपको ये बताया था कि कौन से सिस्टम सिमिलर होते हैं, कौन से इनवर्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा जहन में रखने वाली बात है, याद नहीं करने वाली बात, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि D1 और D6 जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और D1 और D9 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये बात हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लास में डिस्कस की थी। फिर हमने ऑर्गल डायग्राम आपको सिखाई थी कि ऑर्गल डायग्राम किस तरह बनाई जाती है। तो जो सिंपल वाली ऑर्गल डायग्राम है, यानी D1, D4, D6 और D9 के ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की, वो मैं आपसे पूछ सकती हूँ।
ठीक है। और जो बाकी की 4 सिस्टम्स हैं, जैसे कि D2 है, D3 है, D7 है और D8 है, इनकी डायग्राम मैं आपको दूंगी, ठीक है, ये याद नहीं करनी है। और फिर उसके बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिस एग्जांपल करवाई थी, एक पेपर दिया था और उसमें मैंने बहुत सारा आपको स्पेक्ट्रम दिए थे और आपसे कहा था कि इन पीक्स को असाइन कीजिए। तो ऑफ कोर्स उस तरह का भी कोई जरूर क्वेश्चन होगा कि आप पीक्स को असाइन करेंगे। यहाँ एक बात बहुत जहन में रखने वाली है और वो ये कि आपने ये जरूर देखना है कि आपके एक्स एक्सिस पर क्या चीज है, वेवलेंथ है या वेव नंबर है, और उसकी वजह से असाइनमेंट पे काफी फर्क पड़ता है। ये बात सबको याद है ना? यस मिस, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। तो ये हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, हमने कुछ डिस्कशन की थी अबाउट काइनेटिकली स्टेबल अनस्टेबल और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल अनस्टेबल, और ये मैंने आपको D1 से लेकर D10 सिस्टम तक वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में सारे सिस्टम्स करके बताए थे कि कौन से थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं और कौन से काइनेटिकली इनर्ट होते हैं, या कौन से थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हैं और कौन से काइनेटिकली लेबाइल होते हैं। ये बात भी सबकी समझ आ गई थी? यस। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए स्टेबल है या अनस्टेबल है, लेबाइल है या इनर्ट है, ठीक है। तो ये चीजें थी जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किए थे मैकेनिज्म, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म डिस्कस किए थे। फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है। और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में हमने आपके साथ डिस्कशन की थी कि कैसे आप विद द हेल्प ऑफ स्लोप रेट कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। या हमने थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलस भी यूज की थी और वो आपको सिखाया था कि कैसे इंटीग्रेशन के थ्रू हम विद द हेल्प ऑफ स्लोप मालूम कर सकते हैं रेट कांस्टेंट। फिर डिस्कस किया था सॉल्वेंट एक्शन, कि अगर सॉल्वेंट भी इन्वॉल्व होगा तो रेट पर क्या असर पड़ेगा। और उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कशन की थी एक ऐसे रिएक्शन की जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन था, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने आपको उसका रेट कांस्टेंट भी लिखना सिखाया था कि अगर कोई एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा हो जो कि किसी रेट से अपीयर हो रहा हो और किसी तरीके से डिसअपीयर हो रहा हो, तो हम उसका रेट कांस्टेंट किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये कर सकती हूँ कि एग्जांपल दे दूं किसी भी रिएक्शन की और आपसे कहा जाए कि इसका रेट लिखिए या इसके रेट की एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कीजिए, जिस तरीके से हमने क्लास में की। हमने वहां पर M, L, N, X और Y का यूज किया था। मैं यहाँ पर कोई भी मेटल, कोई भी लिगेंड, कोई भी X, कोई भी Y लिखकर आपको दे सकती हूँ और आपने उसी तरीके से उसको डिराइव करना होगा। मैम और उसका इंटरमीडिएट स्टेट को? हाँ, इक्वेशन मैं आपको दूंगी, इक्वेशंस आपको मिलेंगी, जाहिर सी बात है जब भी आप ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे कि ये मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी बेस हाइड्रोलिसिस की, जिसमें कोबाल्ट का अमोनिया के साथ एक रिएक्शन था। कोबाल्ट का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया था और क्लोराइड था, ये सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर थे और इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा था तो यकीनन इंटरमीडिएट गिवन होगा। और उसको लेते हुए हमने ये एक एग्जांपल भी की थी जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का पहला रिएक्शन था और जो दूसरा स्लो रिएक्शन था उसके थ्रू हमने रेट की कैलकुलेशन की थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें वाटर भी इन्वॉल्व था पूरी रेट की एक्सप्रेशन में, क्योंकि वाटर जो है वो कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होती है वो हमने ये सीखा था कि वहां पर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इतना फेवरेबल नहीं होता बल्कि एसोसिएटिव ज्यादा फेवरेबल होता है। उसके लिए हमने एक एग्जांपल आपको बताई थी कि उसकी जो टी हाफ वैल्यू है सब में सेम है तो ऑफ कोर्स डिसोसिएशन नहीं हो सकता, एसोसिएशन ही हो सकता है। और फोर्थ रिएक्शन की जो टी हाफ की वैल्यू थी वो डिफरेंट क्यों थी उसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो ये एग्जाम्पल, इस जैसी एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है, इसका रीजंस पूछे जा सकते हैं। और आज की क्लास में हमने आपके साथ लेंथेनाइट डिस्कस किया। मैम जो स्टेट्स लिखवाई थी आपने पी और डी सिस्टम की, हमें याद करनी होगी। मुझे एक टेबल बनवाया था। यस मैम, जो स्टेट्स जी जो टेबल बनाया था जिसमें बहुत सारा था, ट्रिपलेट F, ट्रिपलेट P, सिंगलेट D, सिंगलेट D, सिंगलेट S, वो वाला। यस मैम। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना। मैं मेरे पेपर में कुछ भी याद नहीं करना।
मैम ये जो इनर स्पेयर आउटर स्पेयर वाले हैं, ये आपका टॉपिक है या हाँ, नहीं? वो भूल गया। इनर स्फीयर आउटर स्फीयर भी मैंने करवाया था, और इनर मैम स्फीयर आउटर स्फीयर में हमने आपको ये डिस्कस कराया था, ये बल्कि डिस्कस किया था हमने कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है विदाउट मीडियम, यानी बस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ब्रिज की जरूरत होती है। मैम ये आपने नहीं करवाया शायद? नहीं, मैंने करवाए हैं, ये मैंने दोनों अपलोड किए हैं यूट्यूब पे अपलोड है मैम के चैनल पे। उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बहुत फ्लू हो रहा था, तो लॉस बहुत हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि छींकों के दरमियान लेक्चर नहीं ले सकती मैं, तो इसलिए मैंने जो है वो अपने लेक्चर को एडिट कर करके कट कर करके उसको प्रॉपर्ली अप करके अपलोड कर दिया था। ठीक है मैम। मैम एग्जाम्स की डेट का कुछ पता है? एग्जाम की डेट का मुझे नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली अब तो जैसे पता लग गया है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो 1 फ़रवरी से ओपन होंगी, तो आई होप कि शायद 1 फ़रवरी के बाद से ही एग्जाम शुरू होंगे, लेकिन अभी कोई सर्कुलर नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई नोटिस नहीं है अभी। मैम ये लैब्स के हमारे क्विज जो है वो फिर थ्योरी के साथ ही होंगे, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है मिस। नहीं समझी बेटे, दोबारा कहिएगा। मिस जो क्विज और है ना थ्योरी पेपर एक साथ लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या इस दफा भी इसी तरह होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई टाइम नहीं होगा हमारे पास अब की दफा, तो बल्कि ये है कि क्यों है ऐसा, क्योंकि जो है वो टाइम हमारे पास कम होगा, हमें ये कहा गया होगा कि आपने एट अ टाइम ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं बुलाना है, और ऑफ कोर्स सैटरडे संडेज भी हमें अवेल करके सारा काम करना है, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि हम लैब के लिए अलहदा से आपको बुला सकें, क्योंकि आपकी जो क्लास है ना वो काफी बड़ी क्लास है, थर्ड ईयर और प्रीवियस मिलाकर काफी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो उनको दोबारा सिर्फ लैब के आधे घंटे के लिए एग्जाम के लिए बुलाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इस बात की बिल्कुल प्रिपरेशन रखिए कि ऐसा ही होगा कि आपके एग्जाम वाले दिन ही आपकी लैब का क्विज भी होगा। मैम रिमेनिंग लेक्चर कितने रह गए आपके? ये मेरा आखिरी लेक्चर था आज। जो मेरे 2 लेक्चर हैं, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये दोनों ही मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए थे, उसके जो लिंक्स हैं वो मैंने आपके सीआर को दे दिए। ठीक है मैम दरअसल आपकी आवाज़ बहुत कट रही थी ना, तो आप पेपर का पैटर्न है वो दोबारा से रिपीट कर देंगी प्लीज? पेपर पैटर्न मैंने बताया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपना कोर्स रिवाइज किया था कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। कोर्स के पैटर्न में मैंने आपको कहा कि उसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करें लैंथेनाइड्स की, या किसी का मैं एलिमेंट दे दूं और कहूं कि जो है वो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपसे नहीं कहूंगी कि वो जो मैंने एक बड़ा सा टेबल बनवाया है आप उसे याद करें, ऐसा नहीं, राइट। आप क्या क्या कर सकते हैं जो मैंने क्लास में करवाया है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूंगी ये कि आपको इस सिस्टम की माइक्रो स्टेट्स बनानी है, तो वो आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो P3 सिस्टम और P2 कुछ क्लास में मैंने बनवाई हुई है, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दूं और आपको कहूं कि ये सिस्टम है, आप इसकी माइक्रो स्टेट्स बना लीजिए, या मैं आपको कहूं ये सिस्टम है, इसकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बता दीजिए, या मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स देकर ये कह सकती हूँ कि आप मुझे बताइए कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है, या मैं आपसे ये कहूँ कि ओके ये बताइए कि अच्छा हाँ, एक मैंने आपको और भी करवाया था, कलर प्रॉपर्टीज भी करवाई थी, कि कलर्स का मैंने आपको पूरा एक लेक्चर दिया था और बताया था कि जो ग्रीन और ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं, और जो येलो और ऑरेंज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। इसको भी जहन में रखते हुए कोई क्वेश्चन